तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जमींदार का क्या अर्थ होता था। तो जमींदार का अर्थ होता था भूस्वामी, अर्थात जो मुगल काल में जो भूमि का जो स्वामी होता था उसको हम जमींदार कहते थे। ये एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो जागीरदार और जमींदारी में एक मुख्य अंतर होता था। जो जागीरदार व्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया था, जो भूमि का मालिक होता था उसको केवल भू राजस्व वसूलने का उसको अधिकार प्राप्त था, और वो मात्र 3 से 4 साल तक का था जागीरदारी व्यवस्था में। अगर हम वहीं जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो भाई ये जमींदारी व्यवस्था स्थायी थी, पुश्तैनी थी, वंशागुण थी। इसका अर्थ हुआ यदि किसी को एक बार जमींदारी का पद उसको मिल गया तो भाई वो उसकी वंशागुणत हो गई, यानी उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था हो गई। तो इतिहासकारों ने, मुगलकालीन इतिहासकार और दिल्ली सल्तनत के काल में भी यदि हम बात करें तो इतिहासकार अमीर खुसरो व बर्नी ने इनको खुद मुकदम चौधरी से के नाम से पुकारा है, और कुछ जगह पर इनके लिए भाई जमींदार शब्द प्रयोग किया जाता है। यदि अगर हम इतिहास में जमींदार शब्द की बात की जाए तो सबसे पहले अफीफ, शम्स सिराफ अफीफ ने पहली बार जमींदार शब्द का प्रयोग किया था। ये अफीफ है, ये भाई फिरोज शाह तुगलक के काल में एक इतिहासकार था, और इसने फिरोज शाह तुगलक की जीवनी भी लिखी है। तो हम आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि जमींदार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया, तो शम्स सिराज अफीफ ने किया। और इस शब्द, इसके बारे में हमें जानकारी दिल्ली सल्तनत के काल से ही मिलती है, और उसके बाद मुगल काल में भी। और यदि हम भारत के संविधान लागू होने की बात करें, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब तक भारत में जमींदारी प्रथा थी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जमींदारी प्रथा और जागीरदारी में एक मुख्य अंतर है। एक तो ये कि जो जागीरें थी, यानी जो भूमि थी, वो ट्रांसफ़र की जाती थी 3 से 4 साल के बाद। इसके अलावा यदि हम जमींदारी प्रथा की बात करें तो जमींदारी वंशागुणत थी, और वहीं जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो वंशागुणत नहीं थी, अर्थात जागीरदारी में हर 3 से 4 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और इनको जागीरदारों को बदले में राज्य जो शासक होता था वो इनको भाई 8 से लेकर 10% तक का जो भू राजस्व वसूला जाता था कुल, उसका 8 से 10% इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिस्सा दिया जाता था। इतिहासकार हैं एक डॉक्टर नरूल हसन, उन्होंने इन जमींदारों की मुख्य 3 श्रेणियों में इनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बांटा गया है। तो ये 3 कौन कौन सी श्रेणी थी इसके बारे में हम आप जानेंगे। एक तो था प्राथमिक जमींदार, सेकंड था द्वितीय जमींदार, और लास्ट वाला भाई तृतीय जमींदार। यानी इन्होंने 1, 2, 3 के नाम से 3 प्रकार के जमींदारों की श्रेणियां बना दी। तो जो प्रथम श्रेणी में थे, उस श्रेणी में मुख्य बात थी कि यह किसानों से कर वसूलता तथा उसको स्थानीय राजकोष में जमा करता, और बदले में राज्य इनको 8 से लेकर 10% का एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनको कमीशन देता। ये तो आगे भाई प्रथम श्रेणी के जमींदार। वहीं हम द्वितीय या माध्यमिक श्रेणी की बात करेंगे, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि दक्षिण भारत की यदि हम मराठा प्रशासन की बात करें तो वहाँ भी 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, देशमुख और देश पांडे, तालुकदार। और यदि यहीं हम बात करें तो मुकदम नाम से इनको पुकारा जाता था। और ये जो माध्यमिक जमींदार होते थे, ये भाई भू राजस्व वसूलने की महत्वपूर्ण कड़ी होते थे, क्योंकि जो प्राथमिक जमींदार जो टैक्स वसूलते थे वो इनके द्वारा ही इनसे वसूला करते थे, इनके द्वारा किसानों से इसको वसूला जाता था। अब हम यदि तृतीय श्रेणी की बात करें तो इसमें वे स्वतंत्र राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और बदले में मुगल बादशाहों ने इनको जमींदार की संज्ञा दे दी। इनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्र जमींदार अर्थात छोटा राजा के ये काम करते थे, क्योंकि जब कोई राजा होता था वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता था तो उसको अपना जो मूल टाइटल था, यानी जो मूल उसका खिताब था, उसको त्यागना पड़ता था। क्योंकि मुगल प्रशासन में हम देखेंगे कि एक ही वो है कि एक केंद्र में एक मुख्य बादशाह होगा और बाकी उसके अधीन कार्य करेंगे। तो ये बात थी, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया जमींदार।
और यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के जमींदार वर्ग हमें देखने को मिलता है। एक जो किसानों से भू राजस्व वसूलते थे तथा उसको राजकोष में जमा कर देते थे, एक तो ये श्रेणी थी। दूसरी श्रेणी ये थी जो किसानों से भू राजस्व प्राप्त करते, राजकोष में जमा करते, इसके साथ ही उनको भी जो उनके अधीन जो भूमि थी उस पर इनको टैक्स देना पड़ता था। तो हमें दो प्रकार के जमींदार यहाँ में देखने को मिलेंगे। जो प्रथम से श्रेणी के जो जमींदार हैं जो किसानों से भू राजस्व वसूलते तथा उसको राज खजाने में जमा करा देते, बदले में शासक उनको 10% कमीशन देता। उनके लिए शब्द यूज किया जाता है भाई जमींदारे रैयत। जमींदारे रैयत से हमारा अभिप्राय है कि वो जमींदार होते थे जो किसानों से राजस्व जमा करते तथा उसको सरकार के खजाने में जमा कर देते, बदले में शासक इनको क्या देता भाई 10% का कमीशन इनको देता था। उसके बाद यदि हम दूसरे की बात करें जो किसानों से राजस्व वसूलते थे और उसको शाही कोष में जमा करते और बदले में उनको भाई जो बादशाह होता था उसको वो भू राजस्व नहीं देते थे, तो उनके लिए सब प्रयोग किया गया है जमींदार जोर तलब, यानी जमींदार जोर तलब। जमींदार जोर तलब वाले जमींदार भाई ये बादशाह को कर नहीं देते थे। तो ये मुख्य अंतर है भाई जमींदार रैयत और जमींदार जोर तलब में। एक यहाँ भाई भूमि का है, भूमि का दो भागों में विभाजन किया गया था। कौन कौन सी वो श्रेणी थी उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक तो होती थी भाई खालसा भूमि, आपने भी बीए में पढ़ा होगा इतिहास, बार बार शब्द प्रयोग आता होगा मुगल काल में खालिसा भूमि। तो खालिसा भूमि इसके जैसे इसके नाम से स्पष्ट है भाई ये भूमि होती थी बादशाह की, और बादशाह की भूमि होती थी और इसी के द्वारा ही जो जागीर जो मनसबदारों को जो भूमि दी जाती थी वो खालिसा भूमि में से ही दी जाती थी। यानी कोई भी बादशाह यदि कोई दूसरा राज्य विजिट करता तो उसकी भूमि को खालिसा भूमि में मिला लिया जाता। तो ये एक तो होगी भाई खालिसा भूमि। दूसरी थी भाई जागीर भूमि, और जिसको जागीर माल के नाम से ही पुकारा जाता है। अर्थात जो खालिसा भूमि में से जो भूमि जागीर यानी भूमि का हिस्सा जो सेना व सेवाएं उपलब्ध करवाने के बदले जागीरदार या मनसबदार या जमींदार को दे दिया जाता था, उसको हम कहते थे भाई जागीर महल भूमि। और जो भूमि बच जाती थी वो कहती थी भाई खालसा भूमि। तो आज ये था भाई जमींदारी व्यवस्था। हमने इस टॉपिक की दो टॉपिक इस यूनिट की दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, मनसबदारी ये जागीरदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। कल वाली क्लास में भाई हम पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था। किसी बच्चे को लेकर इसमें कोई बात